हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करना है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो आइसोमर्स होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स, दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड विद द हेल्प ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो सबसे पहले हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट ही समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आइसोमेरिज्म में आगे बढ़ेंगे। तो व्हाट इज प्लेन पोलराइज लाइट? तो सबसे पहले हम नॉर्मल लाइट को समझते हैं। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब जो मीडियम के पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है वो हर डायरेक्शन में होता है। हर डायरेक्शन में होता है तो लिखने का तरीका फिर ऐसा होता है कि हर डायरेक्शन में एरो बनाकर शो कर दिया जाता है, दैट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी पोलराइजर से पास करते हैं, जिसको मैंने लिखा है पोलराइजिंग फिल्टर। पोलराइजर क्या करेगा? पोलराइजर लाइट को पोलराइज कर देगा। पोलराइज करने का मतलब कि लाइट में जब मीडियम के पार्टिकल्स का वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में हो रहा था, तो हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन को रोककर किसी एक प्लेन में कर देगा। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लीनियर पोलराइज लाइट विद वन प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, मतलब मीडियम के पार्टिकल्स का वाइब्रेशन किसी एक ही प्लेन में होगा। तो पोलराइजर से जो आउटकमिंग लाइट होता है दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और एनी ऑप्टिकल आइसोमर कैन बी studied or can be distinguished with the help of plane polarized light। तो सेटअप में क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये मोनोक्रोमेटिक लाइट बनाया। मोनोक्रोमेटिक लाइट को मैंने पोलराइजर से पास कराया, तो जो बना वो बना प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब मैं किसी कंपाउंड के सोल्यूशन से पास करूँगा तो हम आउटकमिंग लाइट को स्टडी करते हैं। और आउटकमिंग लाइट को स्टडी करने के बाद हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये तो हुआ एक्सपेरिमेंटल सेटअप। लिखने की बात करें तो ये लिखा कैसे जाता है? तो ये लिखा जाता है इस तरीके से। इस तरीके से यदि मैं लिखना बोलूँ तो देखो, मैंने सबसे पहले क्या लिखा? मोनोक्रोमेटिक लाइट। और ये एरो हर डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं? ये बताने के लिए कि मोनोक्रोमेटिक लाइट में मीडियम के पार्टिकल्स का वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में है। मैंने उस मोनोक्रोमेटिक लाइट को पोलराइजर से पास किया, और पोलराइजर जो लिखा हुआ मिलता है दैट इज निकोल प्रिज्म। पोलराइजर से आउटकमिंग लाइट क्या कहलाएगा? प्लेन पोलराइज लाइट कहलाएगा। और इसी को हम शॉर्ट में क्या बोलने वाले हैं आगे? हम इसी को लिखा करेंगे पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। अब जब हमने पीपीएल को सोल्यूशन से पास किया, तब हम ऑब्जर्वेशन में जो देखते हैं वो ये, या तो ऑब्जर्वेशन में ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन चेंज होगा या ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन चेंज नहीं होगा। यदि चेंज नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे कि बीच में हमने जो कंपाउंड का सोल्यूशन फिल किया था उसने लाइट के ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट नहीं डाला, मतलब श्योरली दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, जो लाइट की प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करता। लेकिन यदि कुछ चेंज हुआ, इसका मतलब ये वाला कंपाउंड बीच में आया तब लाइट का प्रॉपर्टी चेंज हुआ, इसका मतलब दैट कंपाउंड इज श्योरली ऑप्टिकली एक्टिव। तो कैसे मालूम चलता है एक्सपेरिमेंट में कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव और एक्टिव? यदि ऑब्जर्वेशन पहले जैसा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और यदि ऑब्जर्वेशन पीपीएल का चेंज हो गया तो हम उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्लियर है? अब एक बार ऑप्टिकली एक्टिव में देखें तो ऑप्टिकली एक्टिव में स्टार्टिंग का ऑब्जर्वेशन चेंज होगा। अब ये चेंज, ये रीडिंग दो ही डायरेक्शन में आ सकता है, या तो रीडिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। कहने का मतलब एनी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड or can be identified only into two forms, one which gives reading in clockwise direction or one which gives reading in anti-clockwise direction। हम प्लेन पोलराइज लाइट के सेंस में भी बोल सकते हैं, बुक्स में लिखा मिलता है द फॉर्म विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इनटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे हमने जो डिज़ाइन बनाया हुआ है, फर्स्ट वाला डिज़ाइन देखो, फर्स्ट वाले में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रीडिंग आया और इस रीडिंग को जैसे मैंने लिख दिया थीटा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रीडिंग आया तो मैंने उसको लिख दिया थीटा। अब साइन कन्वेंशन पहले डिसाइड कर लें। स्टार्ट करने के पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नेगेटिव डायरेक्शन। और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे फ़र्क ये पड़ेगा, जब मैं रीडिंग बताऊंगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो मैं साइन के साथ बताऊंगा, मैं लिखा करूंगा प्लस थीटा। और यहाँ पर जो मैं एंगल ऑफ रोटेशन बताऊंगा, मैं जो रीडिंग बताऊंगा उसको मैं लिखा करूंगा माइनस थीटा। अब ये माइनस वैल्यू के साथ नहीं, ये माइनस क्या बता रहा है? ये माइनस मुझे बता रहा है केवल डायरेक्शन, कि ये जो रीडिंग है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन का है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का है।
तो एनी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऑलवेज ऑफ टू टाइप्स, वन विच गिव्स रीडिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड वन विच गिव्स रीडिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रीडिंग देगा वो कहलाता है डेक्स्ट्रोफॉर्म। क्या कहलाता है? डेक्स्ट्रोफॉर्म। लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, इसको स्मॉल डी फॉर्म लिखा जाता है, कैपिटल डी नहीं लिख सकते। कैपिटल डी का मीनिंग अलग है, कॉन्फ़िगरेशन में हम आगे पढ़ लेंगे। और चूंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में रीडिंग दे रहा है इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है प्लस फॉर्म। और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रीडिंग देगा दैट इज कॉल्ड लीवो फॉर्म। और स्मॉल एल फॉर्म, कैपिटल एल नहीं लिख सकते। और नेगेटिव फॉर्म, क्यों? क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में रीडिंग दे रहा है ना। इसका मतलब दुनिया में कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऑलवेज ऑफ टू टाइप्स, या तो वो डेक्स्ट्रो फॉर्म होगा या तो वो लीवो फॉर्म होगा। थर्ड टाइप का कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता ही नहीं है। क्लियर है? फिर एक बार इस रीडिंग पर आते हैं। जो हम रीडिंग बोल रहे हैं इसको बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन बोलते हैं रीडिंग। एंड ऑप्टिकल रोटेशन इज मेजर्ड बाय पोलरीमीटर, मेजर्ड बाय पोलरीमीटर। तो ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव बोलने का एक तरीका ये भी होता है, इफ ऑप्टिकल रोटेशन इज इक्वल टू 0 इट मीन्स कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, एंड इफ ऑप्टिकल रोटेशन नॉट इज इक्वल टू 0 मीन्स कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन ये जो हमने अभी स्टडी किया ये तो एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन हुआ कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तब हमें ये सब मालूम चलेगा। थ्योरेटिकली हम कैसे करते हैं, कंपाउंड को देखकर हम कैसे अपने सिलेबस में बताते हैं, हम उस पर चलते हैं, थ्योरी पे चलते हैं। तो हम लिख रहे हैं कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। और देखो कंडीशन एक ही है। क्या लिखा हुआ है कंडीशन? कंडीशन एक ही है कि कंपाउंड मस्ट बी नॉन प्लेनर एंड कायरल। नॉन प्लेनर एंड कायरल का मतलब, तो सबसे पहले नॉन प्लेनर पे बात कर लेते हैं। नॉन प्लेनर का मतलब हम हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे बता सकते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड यदि कार्बन होता है तो वो टेट्राहेड्रल होता है, नॉन प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है दैट इज प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लीनियर होता है, बॉन्डिंग एंगल मस्ट बी 180। तो प्लेनर नॉन प्लेनर तो हमें उस तरीके से मालूम चल जाएगा। लेकिन एक बात और, हम कायरल पे आए उससे पहले ये देख लो, मैंने क्लियर लिखा हुआ है, इसका मीनिंग तो यही निकला ना कि ऑल प्लेनर मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि एक्टिव होने के लिए नॉन प्लेनर लिखा था ना। तो यदि कोई मॉलिक्यूल प्लेनर रहेगा इसका मतलब वो कैसा रहेगा? वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। अब हम जरा नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, व्हाट इज कायरल। ठीक, तो यदि मैं कायरल को डिफाइन करूं तो हम कायरल का डेफिनेशन लिखते हैं। कायरल मतलब एनीथिंग, एनीथिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। एनीथिंग विच इज नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड कायरल। कहने का मतलब जैसे सबसे कॉमन तरीका होता है अल्फ़ाबेट लिखकर डिस्कशन करना। जैसे मैंने एक अल्फ़ाबेट लिखा है और सपोज़ मैंने ये बनाया मिरर, और उसका जो इमेज बनेगा वो ऐसा बनेगा इमेज। अब यदि मैं इमेज को उठाकर इस ए पर रखता हूँ तो ये फिट हो जाएगा ना। यदि ये फिट हो गया तो ये कहलाएगा क्या? कायरल। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कायरल। अब यदि मैं कोई दूसरा अल्फ़ाबेट बनाता हूँ, सपोज़ मैंने एक अल्फ़ाबेट बनाया पी, अब मैंने यहाँ पे मिरर रखा। अब मैं यदि यहाँ मिरर बनाऊंगा तो इसका इमेज कैसा बनेगा? इसका इमेज बनेगा ऐसा। अब यदि मैं इमेज को उठाकर यहाँ फिट करूँगा तो क्या ये फिट होगा? ये फिट नहीं होगा। ये कहलाता है कायरल, ये कहलाता है कायरल। यदि हम अल्फ़ाबेट से नहीं देखना चाहते, ऑब्जेक्ट से देखना चाहते हैं तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट में ये स्टडी कर सकते हैं। सपोज जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट्स लिखे, जैसे कायरल ऑब्जेक्ट की बात करें तो हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड है। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को यदि मैं राइट हैंड को उठाकर लेफ्ट हैंड के ऊपर रखूंगा तो सुपर इम्पोज नहीं होगा, इसका मतलब वो कायरल है। जैसे ये बॉटल लिखा हुआ है, जैसे ये बॉटल देखो, बॉटल का जो इमेज बनेगा यदि मैं उसको उठाकर रखूंगा तो ये फिट हो जाएगा ना। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कायरल। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। जैसे मैं और यदि कायरल कायरल समझाऊं, जैसे ये देखो, ये कायरल मॉलिक्यूल है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड का एग्जाम्पल ही तो हो गया ये। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम कंपाउंड 3D में स्टडी करते हैं। भाई कंपाउंड मस्ट बी नॉन प्लेनर, तो कैसा रहेगा? वो 3 डायमेंशनल रहेगा। 3 डायमेंशनल का मतलब कि हर मॉलिक्यूल, हर बॉन्ड, हर वैलेंसी अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। अब यदि वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा तो पहला इम्पॉसिबल टास्क है उसका मिरर इमेज बनाना। फिर दूसरा इम्पॉसिबल टास्क है उस मिरर इमेज को सुपर इम्पोज करके देखना। तो ये इमेज वाला पॉसिबल तो नहीं है,
लेकिन क्या करूँ, ट्रू फॉल्स में यही एक लाइन था कंडीशन के लिए। अब चूंकि इस तरीके से पॉसिबल नहीं होता स्टडी करना, इसीलिए फिर हम कंडीशन को दो पार्ट में ब्रेक करके स्टडी करते हैं, ठीक। और थियोरेटिकली एक्चुअल थ्योरी यहाँ से स्टार्ट होता है अब तुम्हारे लिए। तो दो कंडीशन में कैसे डिवाइड करके स्टडी करते हैं, बुक्स वगैरह में ये लिखा मिलता है। कंडीशन 1, कंपाउंड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 कैरल एटम, और चूंकि हमारे सिलेबस में ऑर्गेनिक में कार्बन रहेगा तो मैंने कैरल कार्बन लिखा। फिर सेकंड कंडीशन है कंपाउंड शुड नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो कंप्लीट कंडीशन क्या हुआ कि कैरल एटम होना चाहिए और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, तब हम कंपाउंड को कैरल बोलेंगे या ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे। लेकिन मैं पहले ही कंफर्म कर दूं कि जो कैरलिटी के लिए मैंने कंडीशन लिखा है उसके लिए कैरल कार्बन का होना कंपलसरी कंडीशन नहीं है। तो हम स्टार्ट भले विथ कैरल कार्बन कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे हम ये जान जाएंगे कि विदाउट कैरल कार्बन भी कैरलिटी होता है। ये जो कंपाउंड लिखा हुआ है देखो, इनको एलिन्स पढ़ते हैं, इनमें कैरल कार्बन नहीं होता लेकिन फिर भी ये कैरलिटी होता है इसमें। तो क्लियर लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ कैरल कार्बन इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर कैरलिटी। क्लियर है, कैरलिटी के लिए कैरल कार्बन का होना कंपलसरी कंडीशन नहीं है, ठीक। लेकिन फिर भी हमें स्टार्ट तो किसी एक से करना पड़ेगा, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट कहाँ से करें, स्टार्ट करते हैं हम कैरल कार्बन से, ठीक है ना। कैरल कार्बन से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे सारी बातें कवर हो जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज कैरल कार्बन। तो कैरल कार्बन में लिखा हुआ है देखो, एनी कार्बन हैविंग ऑल 4 डिफरेंट वैलेंसीज और ग्रुप्स, जो भी रहे वो डिफरेंट रहे। कहने का मतलब जैसे ये वाला कार्बन देखो मैंने जो बनाया है, ये वाला कार्बन, इस पर जो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं ए बी डी एंड डी, यदि ये डिफरेंट रहेंगे ना तो मैं इस कार्बन को क्या बोलूंगा, मैं इस कार्बन को बोलता हूँ कैरल कार्बन। क्लियर है, मैं इसी कार्बन को क्या बोल सकता हूँ, एसिमेट्रिक कार्बन। इसी कार्बन को मैंने क्या लिखा हुआ है, स्टीरियोजेनिक कार्बन। मैं इसी कार्बन को क्या बोल सकता हूँ, मैं इसको बोल सकता हूँ स्टीरियोजेनिक सेंटर। और देखो यदि मैंने ऑल 4 डिफरेंट ग्रुप्स बोला है, इसका मतलब उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3। अच्छा एक बात क्लियर है, देखो यदि मैंने sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोला इसका मतलब नेवर sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इसका मतलब डबल बॉन्ड वाला कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन कभी भी कैरल कार्बन नहीं होता। देखो एक्चुअली कैरल सेंटर का डेफिनेशन है एक्चुअली यही कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम विच हैव ऑल डिफरेंट वैलेंसीज और ग्रुप्स। अब यदि हम कार्बन को स्टडी कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग sp3 4 ग्रुप पे आता है। यदि हम सिलेबस के बाहर की बात करें तो हम ऐसे बहुत सारे डिज़ाइन लिख सकते हैं। जरा एक बार sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स पे बात करते हैं। देखो हमने जो डिज़ाइंस लिखे हुए इनमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशन मिलेंगे। जैसे फर्स्ट वाला देखो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, और यदि ये sp3 है और इस पे प्रेजेंट ग्रुप्स आर डिफरेंट, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये कार्बन भी कैरल, मॉलिक्यूल भी कैरल हो जाएगा। जैसे नाइट्रोजन देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन पे प्रेजेंट जो भी R1 R2 R3 यदि वो डिफरेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ये कैरल हो जाएगा। अब डिफरेंट के साथ साथ यहाँ पे बल्कि होना भी ज़रूरी है। अब बल्कि का मतलब C2H5 ऑनवर्ड एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, क्यों, नहीं तो इसमें इन्वर्जन होना चालू हो जाता है, मीन्स दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। इसको एमीन इन्वर्जन बोलते हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम हाइब्रिडाइजेशन से रिलेट करें तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, ग्रुप यदि डिफरेंट है तो हम कैरल बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल भी कैरल और नाइट्रोजन भी कैरल। फॉस्फोरस में देख सकते हैं, यहाँ पर इस फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, और यदि ग्रुप्स आर डिफरेंट इसका मतलब मैं इसको भी क्या बोलूँगा, मैं इसको भी कैरल बोलूँगा। हम सल्फर को बोल सकते हैं, यदि ग्रुप्स डिफरेंट हैं, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, तो हम उसको भी क्या बोल सकते हैं, कैरल बोल सकते हैं। तो देखो एक्चुअली हम कार्बन को स्टडी करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि 4 ग्रुप वाले एटम को ही हम कैरल बोल सकते हैं। नहीं, रूल 4 ग्रुप का नहीं है, रूल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। तो इसलिए क्लियर लिखा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम विच हैव ऑल डिफरेंट वैलेंसीज ऑफ ग्रुप्स। क्लियर है, लेकिन ये सिलेबस में नहीं होता, सिलेबस में हम कार्बन स्टडी करते हैं। जैसे मैंने सपोज ये लिखा तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ये एकैरल है। एकैरल होने का रीज़न क्या है, इसमें सिमिलर लोन पेयर है ऑक्सीजन। भले R1 R2 डिफरेंट है तो क्या हुआ, लोन पेयर तो सेम हो गया ना, तो ये कैरल हो गया। नेक्स्ट डिजाइन में बात करें तो यहाँ पर ये वाला कैरल हो गया, क्योंकि लोन पेयर की जगह पर क्या आ गया, H आ गया। यहाँ पर देखो ये एनाइन है और एनाइन यदि डिफरेंट ग्रुप रहेगा तो ये भी कैरल है, क्यों, इसका हाइब्रिडाइजेशन इज sp3।
कैटाइन में बात करेंगे, अब R1 R2 R3 भले डिफरेंट रहे लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, इसका मतलब मुझे इसको क्या बोलना पड़ेगा, मुझे इसको अकेरेल बोलना पड़ेगा। अब जरा नेक्स्ट पर आते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, एक लेवल ज़्यादा हो जाएगा लेकिन ठीक है। अब यहाँ पर हमने पहले जो देखा था नाइट्रोजन में, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हमने बोला था, लेकिन यहाँ पर इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, इसका मतलब दिस इज अकेरेल। अब sp2 कैसे हो गया, तो ये वाला जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा, इसलिए दिस इज अकेरेल। सेम फॉर दिस एनाइन, इस एनाइन में कार्बन का पहले हमने sp3 बोला था लेकिन यहाँ पर sp2, और रीज़न क्या है, ये माइनस जो है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, और रेजोनेंस में यदि इन्वॉल्व हो गया, हाइब्रिडाइजेशन यदि sp2 हो गया, इसका मतलब कैरेलिटी खत्म हो गया, मतलब वो स्ट्रक्चर कैसा कहलाएगा, वो अकैरेल कहलाएगा। क्लियर है ये बात। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में कार्बन, तो फिर हम क्या स्टडी करते हैं, हम कार्बन स्टडी करते हैं, और कार्बन यदि स्टडी करें तो हम कैरिल कार्बन से ही आगे बढ़ते हैं, और कैरिल कार्बन में यदि एग्जाम्पल लिखें तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हमने इन एग्जाम्पल्स में कैरिल कार्बन सर्च करना है। अब कैरिल कार्बन सर्च करने का मतलब ऐसा कार्बन सर्च करना जिसपे प्रेजेंट ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट, और हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन बेस्ड कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन कैरिल नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन कैरिल नहीं होगा। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर CH3 वाला कार्बन कैरिल नहीं होगा, यहाँ पे ये कार्बन भी कैरिल नहीं होंगे क्योंकि एक से ज़्यादा हाइड्रोजन है इन पर, ये वाला कार्बन कैरिल कार्बन होगा। और इस वाले कार्बन का कैरिल होने का रीज़न, ग्रुप्स आर डिफरेंट। कौन कौन से ग्रुप्स हैं, यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, यहाँ पर कार्बन नहीं है, यहाँ पर ग्रुप CH3 है, और यहाँ का ग्रुप कौन सा है, CH2CH3। तो चूंकि इस पे प्रेजेंट ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट, इसलिए ये वाला कार्बन कैसा हो जाएगा, कैरिल कार्बन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ग्लाइसरल्डिहाइड, इसमें ये वाला कार्बन कैरिल कार्बन होगा। यहाँ पर ग्रुप्स आर डिफरेंट, H डिफरेंट, OH डिफरेंट, यहाँ CHO डिफरेंट, एंड यहाँ पर CH2OH ग्रुप डिफरेंट। अब देखो ये वाला कार्बन डबली बॉन्डेड है इसलिए ये कैरिल नहीं हो सकता, यहाँ पर ये वाला कार्बन पे हाइड्रोजन सेम है इसलिए कैरिल नहीं हो सकता। नेक्स्ट आओ लैक्टिक एसिड, इसमें ये वाला कार्बन कैरिल है बिकॉज ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट। COH में तो डबल बॉन्ड है इसलिए वो कैरिल हो नहीं सकता, CH3 के कार्बन पे हाइड्रोजन सिमिलर है इसलिए वो कैरिल नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बाय नेम दैट इज एलानिन, अल्फा अमाइनो एसिड का एग्जाम्पल है ये, एंड दिस कार्बन इज कैरिल कार्बन बिकॉज ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट। और फिर से एक बार देख के लिख के बता दूं मैं कौन से 4 ग्रुप डिफरेंट हैं, एक NH2 डिफरेंट, एक H डिफरेंट, और एक COH डिफरेंट, और यहाँ पर डिफरेंट कौन, CH3 जो मैंने मार्क कर रखे हैं। देखो सिमिलर ग्रुप एक भी नहीं है इसलिए कैसे हैं, ये कैरिल कार्बन है। नेक्स्ट आएंगे ग्लाइसिन, ये ऐसा अल्फा अमाइनो एसिड है जिसमें 0 कैरिल कार्बन। कार्बन 0 कैरिल क्यों हो गया, क्योंकि ये वाले कार्बन पे हाइड्रोजन सेम आ गया ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अच्छा ऑब्जर्वेशन, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ये वाला कार्बन इज कैरिल। देखो यहाँ पे ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट। अब यदि तुम बोलते हो कि यहाँ पर ये भी तो हाइड्रोजन है, हैवी हाइड्रोजन है, तो देखो ग्रुप डिफरेंट बोलने का तरीका होता है CIP रूल। CIP रूल क्या था, एटम्स आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर और मास, एंड इन केस ऑफ आइसोटोप्स एटॉमिक मास इज यूज्ड। और इनका एटॉमिक मास तो डिफरेंट है ना, इसलिए ये वाला कार्बन कैरिल कार्बन कहलाएगा। मतलब आइसोटोप्स यदि प्रेजेंट रहेंगे तो भी हमें क्या बोलना पड़ेगा, कैरिल कार्बन बोलना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट कंपाउंड इज टार्ट्रिक एसिड, इसमें ये वाला कार्बन कैरिल है। कैसे हुआ ये कैरिल, H डिफरेंट, OH डिफरेंट, COH डिफरेंट, और यहाँ पर ये पूरा बड़ा वाला ग्रुप है डिफरेंट, इसलिए कैरिल कार्बन है। सेम फॉर दिस कार्बन, तो यहाँ पर कितने कैरिल कार्बन है, 2 कैरिल कार्बन है। इस पर भी एक H डिफरेंट, OH डिफरेंट, COH डिफरेंट, और ये पूरा ग्रुप काउंट होगा, एटम नहीं पूरा ग्रुप है। और यदि ग्रुप देखने में दिक्कत हो तो सीक्वेंस रूल लगा सकते हैं, CIP रूल लगा सकते हैं। देखो डिफरेंट बोलने के 100 तरीके। इस रेड वाले कार्बन पे यदि मैं बात कर रहा था तो यहाँ पर COH में एक कार्बन, ऊपर वाले ग्रुप में 2 कार्बन, तो भी डिफरेंट रहेगा। मैं ऑक्सीजन काउंट कर सकता हूँ, नीचे वाले ग्रुप में 2 ऑक्सीजन, ऊपर वाले ग्रुप में 3 ऑक्सीजन, तो भी डिफरेंट काउंट होगा। किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड ग्लूकोज, और ग्लूकोज में टोटल 4 कैरिल कार्बन होते हैं ये वाले। एक बार ट्राई करके देख लेंगे, ठीक। बस हमें ग्रुप डिफरेंट देखना है, और ग्रुप डिफरेंट देखने के बहुत सारे तरीके, किसी भी तरीके से कॉमन सेंस से ही बोल सकते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज मैलिक एसिड। मैलिक एसिड में देखेंगे तो इसमें क्या कोई कैरिल कार्बन है, यस इसमें एक कैरिल कार्बन है,
और कौन सा कार्बन कैरिल कार्बन हो जाएगा, ये वाला कार्बन कैरिल कार्बन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, अपने सिलेबस में इनका अच्छा खासा यूज़ है। तो ओपन चेन कंपाउंड में तो हम कैरिलिटी आराम से देख पा रहे हैं। ठीक, तो एक काम करते हैं, हम साइक्लिक कंपाउंड्स में आते हैं। अब साइक्लिक कंपाउंड में यदि मैं बात करूं, तो जैसे मैंने ये कंपाउंड लिखा और मुझे पूछना है कि इसमें कैरिल कार्बन है कि नहीं, तो मुझे एक एक एटम को चेक करना पड़ेगा। देखो इस वाले कार्बन पर यहाँ CH2 है तो ये तो कैरिल नहीं हो सकता, यहाँ पर ये CH3 है तो ये भी कैरिल नहीं हो सकता। अकेला बचा ये वाला कार्बन, मुझे इस कार्बन को चेक करना पड़ेगा। अब इस कार्बन को चेक करने का तरीका देखना, यहाँ पर CH3 डिफरेंट है इस कार्बन पे, यहाँ पर H डिफरेंट है। अब यहाँ पर रिंग में कैसे चेक किया जाए, तो CIP रूल लगाएंगे। जब मैं इस बॉन्ड पर देखूंगा तो मुझे एटम क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। यहाँ पर एटम क्या मिलेगा, कार्बन, मतलब ग्रुप्स आर डिफरेंट। और ग्रुप्स आर डिफरेंट इसका मतलब ये वाला कार्बन कैसा हुआ, ये वाला कार्बन मुझे कैरिल कार्बन बोलना पड़ेगा, तो ये कैरिल कार्बन हो गया। यदि हमें CIP रूल में टाइम ज़्यादा लगता है तो हम किसी डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। तो एक नया तरीका देखना, यदि मुझे रिंग में किसी कार्बन पर ग्रुप्स देखने में दिक्कत है तो मैं क्या करूँगा, मैं उस कार्बन से रिंग को 50-50 डिवाइड कर दूंगा। तो देखो मैंने एक डॉटेड लाइन बनाया और रिंग को 50-50 डिवाइड कर दिया, और मैं दोनों साइड, लाइन के दोनों साइड ग्रुप्स देख लूँगा कि पोर्शन सेम और डिफरेंट। यदि मुझे डिफरेंट दिख रहे हैं तो मैं एक सेकेंड में बोल सकता हूँ ये वाला कार्बन कैसा हो जाएगा, कैरिल कार्बन हो जाएगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल में ट्राई करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर आओ, यहाँ पर यदि हम एग्जाम्पल में देखें तो क्या इसमें कैरिल कार्बन है, तो देखो मैं डायरेक्ट रेड डॉट वाले कार्बन को स्टडी करता हूँ क्योंकि बाकी के 5 कार्बन तो CH2 वाले हैं। तो मुझे रिंग में यदि देखना है तो मैंने क्या बोला था अभी, मैं रिंग को 50-50 डिवाइड करके देखूंगा, और यहाँ पर लेफ्ट वाला पोर्शन और राइट वाला पोर्शन सेम है, इसका मतलब इसमें कितना कैरिल कार्बन हो जाएगा, 0 कैरिल कार्बन हो जाएगा। चाहो तो सीक्वेंस रूल लगा कर देख लेते हैं। सीक्वेंस रूल लगाएंगे तो भी तो कैसा आएगा, तो भी वो सेम आएगा। क्लियर है, तो हम सीक्वेंस रूल भी लगा सकते हैं और हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करने का तरीका मैंने बताया, और एग्जाम्पल में ट्राई कर लेते हैं। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में मैंने लिखा, इस वाले एग्जाम्पल में यदि मैं देखूं तो मुझे चेक डबल बॉन्ड वाला कार्बन तो देखो कैरिल हो नहीं सकता, तो मुझे रेड डॉट वाला कार्बन ही चेक करना था। तो मैंने चेक करने के लिए क्या किया, यहाँ से डॉटेड लाइन बनाया, रिंग को 50-50 कर दिया, और देखो लेफ्ट और राइट साइड वाला जो पोर्शन है वो डिफरेंट, इसका मतलब ये वाला कार्बन कैरिल हो जाएगा। देखो एक H ऑलरेडी डिफरेंट था, उसको तो मैंने चेक किया नहीं, इसलिए इसमें कितना कैरिल कार्बन है, इसमें कैरिल कार्बन है। क्लियर है, और एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं। जैसे मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिखा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा लेकिन चलेगा, एक बार ट्राई करके देखते हैं। अब या तो क्लोरीन वाला रेड डॉट वाला कार्बन कैरिल है, या तो ब्रोमीन वाला ब्लू डॉट वाला कार्बन कैरिल है। तो मुझे क्या करना है, एक एक चेक करूं। तो मैंने रेड डॉट वाले को चेक किया, तो मैंने रेड डॉट से रिंग को 50-50 डिवाइड किया। मैंने रिंग को 50-50 डिवाइड किया, कंपाउंड को नहीं, केवल रिंग के बाहर नहीं जाइए, डॉटेड लाइन कंफ्यूज हो जाएंगे। और यहाँ पर देखो दोनों पोर्शन में जो कंपाउंड स्ट्रक्चर आ रहा है वो सेम है। सेम फॉर ब्लू वाला, देखो ब्लू वाले को जब मैंने 50-50 किया तो दोनों साइड सेम आ रहा था, इसका मतलब इसमें कितना कैरिल कार्बन हुआ, 0 कैरिल कार्बन है इसके अंदर। क्लियर है, और डिज़ाइन ट्राई कर सकते हैं, और एग्जाम्पल ट्राई कर लो। इस वाली डिज़ाइन में यदि मैं ट्राई करूँगा तो इस वाली डिज़ाइन में देखो वापस से क्लोरीन वाला कार्बन और ब्रोमीन वाले कार्बन को ही मुझे चेक करना था। तो जब मैंने रिंग को 50-50 किया, जैसे मैंने रेड वाले को देखो, दोनों पोर्शन में कैसा आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है कि नहीं, रेड केवल देखना। तो यहाँ पर ये वाला कार्बन कैसा हो जाएगा, ये कैरिल कार्बन हो जाएगा। अब ज़रा ब्लू वाली लाइन को चेक करते हैं, क्या ब्रोमीन वाला कार्बन कैरिल है, यस। क्यों, क्योंकि ब्लू वाली लाइन के दोनों साइड कैसा आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। देखो इस साइड और इस साइड डिफरेंट आ रहा है, इसलिए इसमें कितना कैरिल कार्बन हो जाएगा, 2 कैरिल कार्बन हो जाएगा। थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। जैसे हमने ये वाला स्ट्रक्चर लिखा, थोड़ा और लार्ज कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। अब इसमें जब मैं कैरिल कार्बन सर्च करूँगा तब, अब देखो डबल बॉन्ड वाला कार्बन तो कैरिल हो नहीं सकता, तो हमें केवल जो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है उसी को स्टडी करना पड़ेगा। उसको यदि मैं स्टडी करूँगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, ये वाले कार्बन पे यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये ट्रांस वाला फॉर्म लिखा हुआ है ग्रुप, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये सिस वाला फॉर्म लिखा हुआ है। तो क्या हम इन ग्रुप्स को डिफरेंट मानते हैं, यस। क्यों, क्योंकि हमने जब CIP रूल पढ़ा था तो एक बार ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में CIP रूल वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। उसमें हमने बोला था कि सिस ट्रांस का प्रायोरिटी अलग अलग होता है, RS का प्रायोरिटी अलग होता है, EZ का प्रायोरिटी अलग होता है, SYN NT का प्रायोरिटी अलग होता है, मतलब दे आर डिफरेंट ग्रुप्स।
इसका मतलब ये कार्बन कैरिल कार्बन कहलाएगा। ठीक है, आगे चल के हम इसी को स्यूडो कैरिल कार्बन भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, लेकिन ये कैरिल कार्बन कहलाएगा, स्यूडो कैरिल कार्बन भले इसको बोलना पड़े आगे। हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स में भी स्टडी कर सकते हैं, जैसे इन स्ट्रक्चर्स में तुम ट्राई करना चाहो तो घर पे बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार स्क्रीन कैप्चर करना और घर पे ट्राई करके देखना। और हमें क्या करना पड़ेगा, रिंग में सबसे अच्छा तरीका होता है कि रिंग को, जिस भी कार्बन पे तुम्हें दिक्कत आता है उस रिंग को तुम 50-50 डिवाइड करो। और यदि 50-50 डिवाइड करते हो, 50-50 डिवाइड करते हो तो तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ग्रुप डिफरेंट है या सेम। ग्रुप डिफरेंट रहेगा तो बोलना पड़ेगा कि कैरिल है, और यदि ग्रुप सेम रहेगा तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा कि ग्रुप कैसा है। यदि ग्रुप सेम है तो हमें बोलना पड़ेगा कैरिल कार्बन नहीं। तो इस तरीके से एक बार कंफर्म करते हैं, क्या हम कैरिल कार्बन पहचान जाएंगे। ठीक, यदि हम कैरिल कार्बन पहचान जाएंगे, कैरिल कार्बन पहचान जाएंगे तो हम कितनी बातों का आंसर कर सकते हैं। यदि कैरिल कार्बन है तो हम ये बोल सकते हैं कि कंपाउंड इज कैरिल, कंपाउंड इज कैरिल, कंपाउंड इज कैरिल हम बोल सकते हैं। यदि हम कैरिल कार्बन पहचान सकते हैं, इसका मतलब कंपाउंड, कंपाउंड कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी। और जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा इसका मतलब कंपाउंड कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और यही तो हमें स्टडी करना था कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। और इसका मतलब यदि वो ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, इसका मतलब वो D&L फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसका D&L फॉर्म्स क्या बोलूँगा, पॉसिबल होगा, पॉसिबल होगा। और इसी बात को मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं इसी को बोलता हूँ कंपाउंड इज, देखना नया टर्म लेके आ रहा हूँ, रिजॉल्वेबल। रिजॉल्वेबल का मतलब होता है D&L फॉर्म का सेपरेशन, मतलब D और L फॉर्म का एग्जिस्ट करना इज कॉल्ड रिजोल्यूशन, रिजॉल्वेबल कंपाउंड। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आता है, यदि क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड इज कैरिल, क्या सर्च करना है, कैरिल कार्बन। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, क्या सर्च करना है, कैरिल कार्बन। अभी तक तो यही स्टडी किया है, सेकंड कंडीशन इन्वॉल्व नहीं किया हमने। यदि क्वेश्चन आता है विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कैरिल कार्बन सर्च करो। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिजॉल्वेबल, क्या सर्च करो, कैरिल कार्बन सर्च करो। तो हमने कैरिल कार्बन स्टडी कर लिया, कैरिल एटम स्टडी कर लिया। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तब कैरिल कार्बन यदि हमें मिल गया, वो कंपाउंड मिल गया जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, तो हमें ऑप्टिकल आइसोमर बनाना सीखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्टिकल आइसोमर बनाना सीखेंगे।